देखो, आज मैं तुमको सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल में जो दिया गया है सामाजिक विज्ञान, उसी पे मैं चर्चा करूंगा। तो उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कितने इकाई में, पहले सिलेबस आप समझ लेंगे तो जान जाएंगे। ये सामाजिक विज्ञान इकाई 4 भागों में, इकाई 4 है सामाजिक विज्ञान में। क्लास 10th के इकाई 4 है और एक यूनिट इसे कहते हैं यूनिट 4 है। अब कौन कौन यूनिट है, पहले सिलेबस को पूरे अच्छे से समझ लेंगे कि क्या क्या पूछता है। पहला इसमें जो इकाई फर्स्ट है आपका, इकाई फर्स्ट में, पहला इकाई में, दूसरा इकाई, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। ठीक है, इकाई 4, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और इकाई 4 है, ये है। तो 4 इकाइयों में बांटा गया है। ठीक है, 4 इकाइयों पूरे अच्छे से आप कवर करेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। पहले इकाई में क्या पढ़ना हमको है, पहले इकाई में पढ़ना है हमको भारत और समकालीन विश्व। क्या पढ़ना है, पहला इकाई में हमको पढ़ना है भारत। ध्यान देना, हम लोग तो भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या क्या है, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। तो लिखा है भारत और समकालीन, और समकालीन, समकालीन से हो रहा है, हाँ, समकालीन, समझते हो, समकालीन, समकालीन विश्व, समकालीन विश्व। ये भाग 2 दिया है और 9th में भाग 1 दिया है। ठीक है, तो तुम्हें क्या पढ़ना है, भारत और समकालीन विश्व। मानो भारत के समय अन्य घटनाएं विश्व में क्या घटी, जैसे भारत में जो घटनाएं इस समय घट रही है, तो अन्य घटनाएं भी तो देश है, अन्य देश तो है, तो उनमें क्या घटना घट रही है इस समय। इसलिए लिखा है कि भारत और समकालीन मन समान को समका जैसा, मन उसी समय विश्व में क्या घटनाएं घट रही है। ये होता है तुम्हारा पहला चैप्टर। आप ये पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे भारत और समकालीन विश्व। दूसरे इकाई में पढ़ेंगी, क्या पढ़ेंगी, समकालीन भारत। अब ना, ये आपका इतिहास है, ये क्या है, इतिहास है, ये आपका इतिहास है। अब दूसरे यूनिट में पढ़ेंगी समकालीन भारत, समकालीन भारत। और ये आपका भूगोल है, क्या है, भूगोल है। समकालीन भारत मतलब भारत के समान जो जियोग्राफिक है, चाहे प्लेन है, चाहे माउंटेन्स हैं, चाहे नॉर्थर्न, ईस्टर्न, साउथर्न, जो भी पार्ट हैं, उसी तरह अन्य कंट्री का कैसा है वो हो गया। ठीक है, उसी अब तीसरा पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक, ये आपका है नागरिक शास्त्र, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। जब आप इंटर में जाएंगे तो यह एक स्वयं विषय हो जाएगा, राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति
और चौथा आप जब पढ़ेंगी तो चौथा पढ़ेंगी आर्थिक विकास की समझ। चौथा में आर्थिक आर्थिक विकास की समझ यह इंटर में एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है, बस समझ आएगा। तो ये आपका पूरे अच्छे से कवर करना है। जब यह अच्छा से पूरा कवर कर लेंगी तो आपको एकदम देखना, हम क्या बताएं आपको, कुछ नहीं बताया, हम खाली बस लिख दिए हैं। आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। सामाजिक विषय पढ़ना है। और जो सोशल साइंस में जो यूनिट है, अब इस किस 4 यूनिटों में डिवाइड किया गया है, यह तुम्हें भी समझना है। इंटर में जो है, अगर इकोनॉमिक्स लोगी, ज्योग्राफी ली है ना, तो ज्योग्राफी में यह धरना यानी ये क्या है, एक लैडर है। 9th 10th 11th और 12th एक लैडर है, इसके तहत पढ़ना है। और यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस में यही पूछता है। 9th 10th और 11th 12th का ज्योग्राफी पढ़ लो अच्छे से। तो मैं उसी को बेस बनाकर, मैं तो बेस तो ही बनाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम अच्छे से इसमें तुम्हारी मार्क को अच्छे गेन हो, मतलब अच्छे मिले तुम्हें। तो अब ना, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2 में इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे भारत का इतिहास पढ़ना है और विश्व का इतिहास पढ़ना। लेकिन हाई स्कूल में क्या दिया है, हाई स्कूल में पहले दिया है यूरोप का इतिहास। यूरोप में दिया ना, यूरोप के इतिहास में, तो यूरोप में किसका उदय कहा है, राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का यूरोप है। अब ना, तो यहां पर पहला जो चैप्टर होगा भारत और समकालीन इतिहास में, जो पहला चैप्टर है वह पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास या यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, बस समझ आ रहा है नहीं आ रहा? वही चाहिए। ठीक है, ये पहला पढ़ेंगे यूरोप में, क्या पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय या विकास पहला चैप्टर है। हाई स्कूल में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा चैप्टर आपका है उसमें भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वह है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये है, ठीक है। और जो तीसरा इसमें चैप्टर है वह आपका है भूमंडलीय विश्व का बढ़ना। आज इसमें खंडवन कर दिया गया है। अब ये जो दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, दो चीज है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ और भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, और कौन कौन क्या क्या इवेंट इसमें घटनाएं घटी, हैपेंड हुई, वह इसमें बनाएंगे। तो ये खंड, ये जो खंड है, यह खंड जो है ये खंड क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका खंड ख में जीविका है। अब देखना, खंड ख में जीविका है। हम इसको 3 ले लेते हैं। तीसरा जो पार्ट है वह, अच्छा इसमें क्या किया है ना, खंड क में। अब यहाँ खंड क में दिखा रहा है कि घटनाएं और प्रक्रियाएं, घटनाएं और प्रक्रियाएं। खंड क में दिया है घटनाएं, घटनाएं यानी कौन कौन घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं घटी। बस समझ में आ रहा है।
तो कौन से घटनाएं घटी वह है। अच्छा, उसके बाद दिया है प्रक्रियाएं, और क्या क्या प्रक्रिया रही है, क्या क्या प्रक्रिया रही है। तो घटनाएं और प्रक्रियाएं जो है वह खंड क में दिया है। बस समझ गए ना? हाँ, समझ रहे मेरा को क्या कर रहे हैं? यस सर, जी सर, हाँ सर, खूब अच्छे से समझ लेंगे सर, तब आगे बढ़ेंगे सर। तो घटनाएं और प्रक्रियाएं हो गई खंड क में, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, एक खंड क में घटनाएं और प्रक्रिया। उसके बाद आता है खंड 2, यानी खंड 2 में कह रहा है कि इसमें है अर्थव्यवस्था और समाज। मतलब 3 चैप्टर जो पढ़ोगे वह पढ़ोगे भूमंडलीय, भूमंडलीय विश्व का बनना, भूमंडलीय विश्व का बनना, ठीक है। अब उसके बाद है आपका मानचित्रकार, चौथा है मानचित्रकार, मानचित्रकार। खंड ख में क्या, खंड ख में दिया है आर्थिक व्यवस्था और समाज, सॉरी आजीविका में, यह खंड ख में दिया है आपका, यहीं मैं लिख रहा हूं, आजीविका, जीविका और अर्थव्यवस्था। और जीविका में क्या होता है? जीविका में होता है अर्थव्यवस्था, जीविका में, और एवं समाज, यह तुम लोग पढ़ोगे किसमें? इकाई 1 में, इकाई 1 में ये सब पढ़ना है। जीविका में आपको अर्थव्यवस्था जरूरत होती है पैसे की, और जीवन चलाने के लिए इकोनॉमी जरूरी है, पैसे जरूरी है, तो वही कह रहा है जीविका में अर्थव्यवस्था और समाज। और खंड जो क में पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे घटनाएं और प्रक्रिया। बस समझ में आ गया? आगे समझ में? अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या उसमें टॉपिक है, उस पे मैं चर्चा करने चल रहा हूं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय, फिर भूमंडलीय विश्व का बनना, और फिर मानचित्रकार। मानचित्र जरूरी है तुम लोग को जानना। मानचित्र से होगा कि कौन देश कहां पर लोकेटेड है, क्या है, कौन से कंट्री किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, यह जरूरी है जानना। हम लोग मानचित्र नहीं जान पाते हैं, हम लोग मानचित्र नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम जान नहीं पाते हैं कौन सा देश कहां पर स्थित है। इसलिए जरूरी रहता है कि नहीं रहता है जानना, इसलिए हमें जरूरत रहती है जानना कि कौन सा देश कहां पर स्थित है। बस समझ गया? हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्या कौन कौन सा टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वह है 1830 ईस्वी में, 30 ईस्वी के बाद, ध्यान देना, 1830 ईस्वी के बाद। कब होगा, कब क्या कर रहे हैं? 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कब हुआ? 2 चीजों को मिल गया कि 1830 ईस्वी के बाद यह राष्ट्रवाद का उदय हुआ यूरोप में। यहां तो मालूम आपको, कन्फर्म हो गया, हो गया। अरे राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ?
1830 ईस्वी में। 30 ईस्वी नहीं, 30 ईस्वी के बाद हुआ, 30 ईस्वी के बाद हुआ। दूसरा होते हैं जोसेफ मोजनी आदि के विचार। अब देना दूसरा क्या पढ़ेंगे आप, जोसेफ मोजनी के विचार ना, जोसेफ मोजनी एक विचारक थे, ठीक है, आदि के विचार, और भी उनके साथ लोग आए हैं, आदि के विचार। जोसेफ मोजनी आदि, उनके साथ जो भी और भी लीडर्स आए हैं, उनके विचार पढ़ेंगे हम। उसके बाद यह है पोलैंड, तीसरा जो है, कौन कौन देश है उसमें, अगर ना यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है। क्या है, एक महाद्वीप है। जैसे 7 महाद्वीप हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन है, पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद यूरोप, एशिया, यूरोप, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और एक है अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूरोप की, यानी हम यहाँ खड़े हैं, तो अगर ऐसा हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में है, तो यह एशिया पूरा मान लो, और एशिया के सीधे उत्तर और पश्चिम साइड में यूरोप है। जब वर्ल्ड की मैप देखोगे, तो जब आप वर्ल्ड के मैप देखोगे, है वर्ल्ड मैप नहीं है, वर्ल्ड मैप को रखना चाहिए कि कौन, बुक में है, वर्ल्ड मैप तो बुक में है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स कर लेंगे, देखेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, जोसेफ मोजनी आदि के विचार, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखना कौन कौन देश, पोलैंड, कौन कौन देश है, पोलैंड, हंगरी, ये सब याद करना है आपको, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस, आंदोलन की सम्मान विशेषताएं। ग्रीस आंदोलन क्या हो रहा है कि सामान्य विशेषताएं, ये तुम लोग पढ़ो किसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इतना ही पढ़ना है हमको। ये तुम्हें जानना है कि 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। दूसरे ये पढ़ोगे जोसेफ मोजनी के आदि, उनके साथ आने वाले विचारकों के विचार। उसके बाद तब पढ़ेंगे कौन कौन सा देश यूरोप में, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन का इतिहास, या सम्मान विचार, या इसे हम विशेषताएं लिख देते हैं, विशेषताएं। ठीक है, ये तुम लोग का हो गया किसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक हो गया, लिख लिए, इसको तुम लिखो, ये बहुत जरूरी है जानना, तुम्हें भी जरूरी है जानना है। हिस्ट्री पढ़ती है ना, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो हिस्ट्री तो ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी तो लिखना। अभी हम यहाँ बताने जा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और क्या प्रक्रियाएं रही, वह मैं इसमें टॉपिक बता रहा हूं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना आपको है। पहला इसमें है विश्व, या हम इसे कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, क्या कह देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम
विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, पहला टॉपिक यह है प्रथम विश्व युद्ध। इसमें भारत में राष्ट्रवाद का, उसका प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, ठीक, प्रभाव, खिलाफत, ठीक, खिलाफत क्या रहा। उसके बाद है असहयोग, असहयोग, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों, एवं विभिन्न मन होता है अनेक प्रकार के, अलग अलग, विभिन्न आंदोलन, विभिन्न आंदोलन, आंदोलनों के, पहला टॉपिक यही है, पहला टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, आंदोलन एवं आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, मध्य विचारधाराएं। अब सुनिए इसका क्या मतलब है। प्रथम विश्व जब हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव रहा, तो प्रभाव, उसके बाद उसका खिलाफत हुआ, उसका क्या खिलाफत, क्या उसका अगेंस्ट में हुआ, वह घटना है। असहयोग मन आंदोलनों, अंग्रेजों का कैसे असहयोग न किया गया, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए, तो असहयोग एवं आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, जब आंदोलन हुआ अंग्रेजों के प्रति, हटाने के प्रति, यहाँ से रिमूव करने के लिए हटाया जाए, तो उसका आंदोलन हुआ और आंदोलन के विचार क्या क्या थे वह इसमें बताया जाएगा। पहला टॉपिक ये है, पहला पार्ट मान लेते हैं इसको, पहला चैप्टर मान लेते हैं यूनिट में, भारत के राष्ट्रवाद में यह, या इसे हम चैप्टर नहीं, इसको हम टॉपिक मानते हैं। ये क्या है, ये टॉपिक है और इसको लिखना भी तुम है। ये टॉपिक जब लिखोगी तुम तो एग्जामिनर जो है आपको बिना कहे बहुत अच्छा मार्क देगा, क्योंकि जानेगा कि ये लड़का पढ़ा हुआ है, मतलब जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट है वो अच्छे से यह हिस्ट्री के विषय में वो पढ़ा है 10th में। उसके बाद है आपका पहला, दूसरा जो है वह है नमक आंदोलन, जो नमक आंदोलन, नमक आंदोलन, इसलिए नमक आंदोलन पर लगा, आंदोलन हुआ नमक आंदोलन, क्योंकि नमक पर भी कर लगाया गया और बड़ी अधिक मात्रा में, क्योंकि हम ही उसको निर्माण करते थे, हम ही को उस पे क्या किया, कर देना पड़ा, तो नमक आंदोलन इसलिए लगा इसमें। इसलिए नमक या आंदोलन का इसे सत्याग्रह कर देते हैं, सत्याग्रह, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। उसके बाद है जनजातियों, तीसरा जो है वह है जनजातियों। अदना जनजातियों मन जानते हैं कि जो जंगल के क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिटी से हटकर, वह होते हैं जनजातियां। तो जनजातियों अदना, इसमें श्रमिक, श्रमिक माने होते हैं जो काम करते हैं, श्रमिक, श्रमिक, मजदूर जो होते हैं, एवं किसान, और जो अन्न उत्पन्न करता है, किसानों, किसानों के आंदोलन, के आंदोलन, ये तुम्हें पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद।
यानी ये सब क्या है, ये कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के एक जड़ है, राष्ट्रवाद के ये जड़ हैं। अब यही से राष्ट्रवाद आएगा। जनजातियों, श्रमिकों, मजदूर और किसानों का आंदोलन, क्योंकि किसानों पर बहुत से कर लगती थी, वह आंदोलन किए अंग्रेजों के सिस्टम के विरुद्ध। उसके बाद आते हैं चौथा जो है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। आंदोलन की सीमाएं यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उनकी क्या सीमाएं रही, यह इसमें बता रहा है। ठीक। उसके बाद है सामूहिक अपनत्व की भावना। सामूहिक अपनत्व की भावनाएं। ये तुम पढ़ोगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी ये सब कहीं कहीं जो भी घटनाएं घटी है, इवेंट हुई है, यह भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, यानी इन्हीं से हुआ, ये जड़ है। अब देखें भूमंडलीय विश्व का बनना। अब इस पे कौन कौन सा टॉपिक है इसमें वो देख लेते हैं। टॉपिक इसमें है भूमंडली का पूर्व आधुनिक विश्व। यह है आपका पूर्व आधुनिक विश्व, यानी पहले कौन कौन से देश किस किस महाद्वीप में थे। अच्छा, कौन कौन देश कौन कौन सा क्षेत्र किस देश में था, बाद में कैसे उसका विखंडन होकर अलग देश बन गया। तो वही कह रहा है पूर्व आधुनिक विश्व। अच्छा, अब ना पूर्व माने अब आधुनिक विश्व। अब इस समय का जो आधुनिक विश्व है वह क्या उसकी कंडीशन है, ये हो गई। इसमें अब तुम्हें बताना है आर्थिक में, ये तुम्हें होना चाहिए जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज में। यह अर्थव्यवस्था और समाज में ये पूछ रहा है पूर्व आधुनिक विश्व। दूसरा इसमें है आपका 19वीं सदी विश्व की अर्थव्यवस्था। 19वीं सदी, 19वीं सदी, या इसे हम कहते हैं सदी शताब्दी कहते हैं। 19वीं शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी मतलब ये होता है 1815 से लेकर और 1914 ईस्वी यानी प्रथम विश्व युद्ध तक विश्व अर्थव्यवस्था अब इसमें मतलब है उपनिवेशवाद। इसका मतलब होता है उपनिवेशवाद। यहाँ मतलब ये कहा दिया है विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित यह है उपनिवेशवाद। यह तुम्हें पढ़ना है
भूमंडलीय विश्व का बनना में, खंड 2 में जीविका में अर्थव्यवस्था और समाज, यह है। उसमें है पूर्व आधुनिक विश्व, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है 19वीं शताब्दी यानी 1815 से लेकर और 1914 ईस्वी तक विश्व अर्थव्यवस्था यानी उपनिवेशवाद। उसके बाद है महायुद्धों के मध्य, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी यानी इसको हम कहते हैं घोर निराशा, मन आर्थिक महामंदी। और इसमें जो चौथा टॉपिक है वो है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्जागरण, पुनर्जागरण या पुनर्निर्माण, ये हो गया पुनर्निर्माण। यहाँ से निर्माण, यहाँ पुनर्निर्माण। बस ये होता है वैश्वीकरण की शुरुआत। अब यही होती है वैश्वीकरण की शुरुआत। ये तुम्हारा रहा भूमंडलीय विश्व बनना यानी आजीवन अर्थव्यवस्था और विकास। ठीक है, समझ आ गया? खुशी देखें, यह है समकालीन भारत। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 9th में था और पार्ट 2 जो है वह हाई स्कूल में हो गया। तो समकालीन भारत यानी इसको हम कहते हैं भूगोल। अब भूगोल में कौन से टॉपिक आप कवर करेंगे यह देखें। पहला है संसाधन एवं विकास। पहला जो है चैप्टर है आपका, एक चैप्टर का नाम है आपका संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास, ये पहला चैप्टर है समकालीन भारत में। यानी समकालीन भारत यानी भूगोल में पहला जो चैप्टर है वह चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हाँ, इसमें भी इकाई 1 और इकाई 2 है। अच्छा, संसाधन एवं विकास में उसके बाद दूसरा चैप्टर है वह चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन व वन्य जीव संसाधन। चैप्टर पूरा। अच्छा, पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर है संसाधन और विकास।
दूसरा चैप्टर है वन और वन्य जीव संसाधन भूगोल में। क्लास 10th के भूगोल में, यह 11th और 12th में भी पढ़ना है यही। उसके बाद है आपका जल संसाधन। तीसरा है आपका जल संसाधन। और चौथा जो है वह आपका है कृषि। पांचवा जो आपका है वह आपका है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। छठा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यह तुम लोग का समकालीन भारत भाग 2 का इसमें भूगोल है, एक चैप्टर है। अगला चैप्टर कवर करना है क्या क्या? संसाधन एवं विकास, वन और वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यह तुम्हें यही आएगा और इसी को कवर करते हुए इंटर फर्स्ट ईयर और इसी को ब्रांड कर थोड़ा सा और विस्तार कर देगा, कुछ और जोड़ देगा तो इंटर सेकेंड ईयर में। और मानचित्र है, जो प्रोजेक्ट है वो सब देगा। तो एक आएगा, कंफर्म है। ठीक है, आप इंटर का भू का संरचना, भूमि का संरचना, अब उसमें संरचना कैसे होती है, शैल कितने प्रकार के होते हैं, शैल क्या होते हैं, खनिज क्या है। उसके बाद आपको जल संसाधन से संबंधित क्वेश्चन, नदियां, प्रवाह नदी क्या है, प्रपात नदी क्या है, ये सब है, लेकिन कवर यही करेगा सब। अब हमें क्या पढ़ना है, देखना संसाधन एवं विकास में टॉपिक क्या है। अगर कोई भी आए टॉपिक लिखना आपको है, जो टॉपिक जो है यह ध्यान देना। टॉपिक संसाधन और विकास में टॉपिक आपका है बाबू, लिखना अच्छे से, प्रकार, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार, प्रकृति, प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय, ये तुम्हारा टॉपिक है। किसमें? संसाधन एवं विकास में पहला टॉपिक है प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय, टॉपिक का नाम है। दूसरा जो टॉपिक है वह है संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधन नियोजन की आवश्यकता। तीसरा जो टॉपिक है वह है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक
संसाधन। चौथा है एक संसाधन। संसाधन एक संसाधन के रूप में, एक संसाधन के रूप में भूमि, यानी भूमि भी एक प्रकार की संसाधन है। भूमि। पांचवा जो टॉपिक है वह मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मिट्टी के प्रकार। यह 8 में भी पढ़ा जाता है, 7 में भी है। मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, तथा वितरण। हाँ? जल पेन नहीं, जल जेल पेन लगाइए। उसके बाद भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन। भू उपयोग, भू उपयोग में, भू उपयोग में प्रारूप, प्रारूप में परिवर्तन, परिवर्तन। हमें स्कूल जाना है। और एक और है भूक्षरण। भूक्षरण माने होता है, भूक्षरण को कहते हैं अपरदन, मतलब खत्म होना, क्षय होना। और संरक्षण के ऊपर, और भूक्षरण, और क्षरण माने खत्म होना, और भूक्षरण और संरक्षण माने होता है बचाना, संरक्षण का उपाय, का उपाय।